ठंड पड़ रही थी। रात के 2:30 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। इंसान तो इंसान, जानवर और पशु पक्षी भी कहीं ना कहीं छिपकर दुब के पड़े हुए थे। अनुपम रजाई ओढ़कर अपने बिस्तर पर गहरी नींद की आगोश में था। उसके सिरहाने में उसका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में रखा हुआ था, जो बार बार बजे जा रहा था। अनुपम को ऐसा लग रहा था कि शायद सपने में उसका मोबाइल वाइब्रेशन मोड में बज रहा है, लेकिन वो सपना नहीं था, हकीकत थी। अनुपम की नींद खुली और उसने मोबाइल की ओर देखा। उसकी मोबाइल के स्क्रीन पर लिखा आ रहा था श्रेया कॉलिंग। अनुपम शॉक्ड रह गया। पहले उसने अपने बिस्तर की ओर देखा, फिर कॉल पिक कर लिया। हेलो अनुपम। ये क्या है श्रेया, कहाँ हो तुम? अनुपम की बात पर श्रेया जोर से हंसती है और कहती है सुनो, ढूंढो मुझे, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अनुपम अपने हाथ में फोन थामे अपने बिस्तर से उठता है। कमरे की लाइट जलाकर ड्राइंग रूम की ओर जाता है। अचानक उसे लगता है कि उसकी चप्पल में कुछ चिपचिपी चीज लगी है। वो अपनी चप्पल की ओर गौर से देखता है तो उसकी चीख निकल जाती है। ड्राइंग रूम में कई जगह खून बिखरा हुआ पड़ा था और उसकी चप्पल पर वही खून लगा हुआ था। अचानक उसकी नजर फ्रिज के पास जाती है, जिसका दरवाजा खुला होता है। वो देखता है कि एक लड़की ने अपने कंधे और कान के नीचे मोबाइल दबा रखा है और वो बातें कर रही है। उसके बाल खुले हुए हैं, उसकी कलाई कई जगह से कटी हुई है, जिससे लगातार खून निकल रहा है। और उस कड़कड़ाती ठंड में भी वो फ्रिज का पानी गटागट पिए जा रही है। यह देखकर उस कड़ाके की सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीने की बूंद आ जाती है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है कि उस सन्नाटे में भी उसकी आवाज को साफ साफ सुना जा सकता था। अचानक वो लड़की पलटती है और अनुपम की ओर घूमकर देखती है। अनुपम उस लड़की का चेहरा देखकर एक बार फिर शॉक्ड रह जाता है। वो श्रेया थी। श्रेया! अनुपम चीखते हुए श्रेया के पास जाता है। उसकी कलाई से बह रहे खून को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन खून नहीं रुकता। वो भागकर फर्स्ट एड बॉक्स से रुई और पट्टी का बंडल उठा लाता है। उसे श्रेया की कलाई में बांधता है। श्रेया अब तक बेहोश हो गई थी। अनुपम श्रेया को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने घर के बाहर खड़ी कार में उसे डालकर अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। अनुपम और श्रेया दिल्ली के एक मैनेजमेंट कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे। 6 फुट लंबे और भूरी आंखों वाला अनुपम बिहार का रहने वाला था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पिछले 2 सालों से कॉलेज में टॉप करता आ रहा था। लड़कियां तो उसकी फैन थी। बेहद ही शांत स्वभाव वाले अनुपम को पढ़ाई लिखाई के अलावा कविताएं लिखने का भी शौक था। उसकी कविताएं लोकल अखबारों में भी छपा करती थी। कॉलेज में ही पहली बार उसकी मुलाकात श्रेया से हुई थी। श्रेया का स्वभाव अनुपम के बिल्कुल उलट था। वो बहुत ही ज्यादा बातूनी थी। पहली बार जब वो अनुपम से मिली तो वो उसे बहुत ही बोरिंग लगा। उसे अनुपम पर बहुत गुस्सा भी आया और उसे ये भी लगा था कि इस बोरिंग और बिल्कुल चुपचाप रहने वाले बिहारी लड़के को सभी इतना प्यार क्यों करते हैं। श्रेया के पापा का दिल्ली में बहुत बड़ा कारोबार था। वो उनकी इकलौती बेटी थी। वो दिल की बुरी तो नहीं थी, लेकिन जरा नकचढ़ी थी। पढ़ाई में भी उसका मन कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने आसमान से ही जोड़ियां तय कर रखी है। उनके नोट्स लेने देने का सिलसिला कब दिल लेने देने में तब्दील हो गया, इसका उन्हें भी पता नहीं लगा। उसके बाद तो अनुपम की खामोशी भी श्रेया को अच्छी लगने लगी और श्रेया की बकबक अनुपम की कमजोरी बन गई। अच्छा अनुपम, तुम किसके लिए कविताएं लिखते हो? तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तो अभी अभी तुम्हारी लाइफ में आई हूँ और तुम तो बहुत दिनों से कविताएं लिख रहे हो। पहले की कविताएं तुम्हारे इंतजार में लिखी और अब तुम्हारे लिए। तुम्हारी बातें कभी कभी मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, बट आई लव यू। अनुपम और श्रेया ने भी हर आशिक की तरह सपने देखने शुरू कर दिए। समंदर के किनारे घर बनाने की, चांद तारे तोड़ लाने की और एक दूसरे का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ने की। लेकिन वो कहते हैं ना
कि सारी चीजें अगर सही सही हो तो जिंदगी बेरंग हो जाती है। और ऐसा ही श्रेया और अनुपम के साथ भी हुआ। श्रेया के ताऊजी ने अनुपम और उसे एक मॉल के बाहर मिलते देख लिया। उन्होंने उसी समय जाकर सबके सामने अनुपम को एक थप्पड़ मारा और श्रेया से दूर रहने की सलाह दी। श्रेया के पापा पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। उन्होंने जैसे ही सुना कि श्रेया एक मिडिल क्लास बिहारी लड़के से मिलती है तो उनका खून खौल गया। उन्होंने श्रेया का कॉलेज जाना बंद करवा दिया। श्रेया की मां ने उन्हें बहुत समझाया कि जमाना अब बदल गया है, इस तरह जवान इकलौती लड़की पर सख्ती ठीक नहीं, लेकिन वो पता नहीं किस मिट्टी के बने थे। वे अपने फैसले से बिल्कुल टस से मस नहीं हुए, लेकिन प्रेम को बांध पाना बहुत मुश्किल है। उनकी लाख कड़ाई के बावजूद एक दिन श्रेया घर से भाग गई। पुराने सारे रीति रिवाज, सड़े गले जात पात के बंधन से दूर। अचानक से श्रेया को अपने कमरे में देख अनुपम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर श्रेया ने जब कहा कि वो घर से भागकर आई है तो वो शॉक्ड रह गया। अनुपम, तुम्हारे बिना अब जीना बहुत मुश्किल हो गया है। तुम मुझे यहाँ से ले चलो, नहीं तो पापा और ताऊजी हम दोनों को मार देंगे। वे दोनों भागकर जयपुर पहुंचे। जयपुर में श्रेया की बुआ रहती थी। उसकी बुआ उसे बहुत प्यार करती थी। श्रेया ने अपनी बुआ को सारी बातें बताई। बुआ ने उसका साथ देने का वादा किया। वे दोनों कुछ दिन वहीं रहे। थोड़ी भागदौड़ के बाद अनुपम को एक मार्केटिंग कंपनी में बहुत अच्छी सैलरी जॉब मिल गई। अनुपम ने श्रेया से शादी कर ली। उसके बाद अनुपम ने दूसरी जगह किराए पर एक बड़ा सा घर ले लिया। घर के सामने एक छोटा सा गार्डन भी था। वे दोनों वहीं शिफ्ट हो गए। उनकी सारी खुशियां फिर से वापस आ गई। ऐसा लगा कि सारे सपने एक ही झटके में पूरे हो गए। सारा दिन प्यार ही प्यार। वीकेंड पर कहीं बाहर जाना, फिल्में देखना, श्रेया की छोटी छोटी फरमाइशें पूरा करना अनुपम को बहुत अच्छा लगता था। कभी वो उसके लिए नई ड्रेस लाता तो कभी नई परफ्यूम्स। जिंदगी के हर एक पल को वो जी रहे थे। लेकिन इन नए घर में शिफ्ट होने के 3 महीने बाद सब कुछ बदल गया। उस घर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। जहां पर उन दोनों ने फ्लैट लिया था वो जगह शहर से थोड़ा दूर था, तो वहां आसपास से बंदर हमेशा आ जाया करते थे। श्रेया और अनुपम दोनों अक्सर उन बंदरों को कुछ खाने को देते। अगर अनुपम ना भी होता तो श्रेया उन्हें कुछ ना कुछ देती ही रहती। लेकिन एक सुबह कुछ अजीब घटा। श्रेया और अनुपम नींद में थे। तभी उन्हें लगा कि कोई उनका दरवाजा पीट रहा है। श्रेया ने देखा कि अनुपम सोया हुआ है, इसलिए उसने ही दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। चीख की आवाज सुनकर अनुपम भागा भागा दरवाजे के पास आया, तो उसने भी जो देखा उसे देखकर उसे रोना आ गया। उसने देखा कि बंदर के एक बच्चे की गर्दन गार्डन के एक पौधे की लता से लिपट गई है, जिससे उसका दम घुट गया और वो मर गया है। बंदर की मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। कभी वो अपने बच्चे के मृत शरीर के पास जाती, कभी अनुपम का दरवाजा पीटती। श्रेया को ऐसा लगता कि इस तरह से बंदर के बच्चे का उसके घर में ही मर जाना किसी अपशकुन का संकेत है। उस दिन के बाद से अनुपम ने देखा कि श्रेया का बर्ताव बदलता जा रहा है। बातों ने श्रेया एकदम चुप चुप रहने लगी थी। वह हमेशा कमरे की खिड़की से बाहर झांकती रहती और मन ही मन कुछ बुदबुदाती। अनुपम जब उससे कुछ पूछता तो वो अनुपम को अजीब नजरों से घूर कर देखती। इस बीच उसके घर में एक और घटना घटी। एक दिन दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अनुपम श्रेया को अपने हाथों से खिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो तो खा ही नहीं रही थी। वह चुपचाप डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे पंखे को घूर रही थी। अचानक न जाने क्या हुआ, एक जोरदार आवाज के बाद वो पंखा टूटकर नीचे गिर पड़ा। वह तो अनुपम ने सही समय पर श्रेया को वहां से हटा लिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। हर दिन नई घटनाएं अब उस घर में घटने लगी। एक रात अनुपम ऑफिस के काम में बिजी था। श्रेया बिना कुछ बोले छत पर चली गई। थोड़ी देर बाद अनुपम जब उसे खोजता हुआ उसके कमरे में आया
तो उसने उसे वहां नहीं पाया। वह उसको आवाज देता हुआ छत की ओर भागा। छत पर जाकर उसने देखा कि श्रेया तो छत की बाउंड्री पर कुछ बड़बड़ाते हुए चल रही है। वह किसी तरह उसे समझा बुझाकर नीचे लाया। अनुपम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर श्रेया को हो क्या गया है, वह ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। इस बीच अनुपम ने एक और बात नोटिस की कि श्रेया भगवान की किसी भी मूर्ति के पास नहीं जाना चाहती। जब अनुपम पूजा करता तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कुछ ऐसी हरकतें करने लगती कि अनुपम को अपनी पूजा छोड़नी पड़ती। यही सब सोचते हुए अनुपम अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने उसे तुरंत एडमिट कर लिया। डॉक्टर ने यह भी बोला कि पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा क्योंकि ये तो पुलिस केस है। उसकी पत्नी ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तब अनुपम ने रोते हुए डॉक्टर को सारी बातें बताई और उनसे गिड़गिड़ाते हुए रिक्वेस्ट किया कि वो प्लीज पुलिस को ये सब ना बताए। डॉक्टर उसकी बात मान गया और उसने कहा कि ठीक होने के बाद वो अपनी पत्नी को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाए। कुछ दिन बाद श्रेया अस्पताल से आई। अनुपम किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट के बारे में ही पता कर रहा था कि एक दिन श्रेया ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर अनुपम को लगा कि उसकी पत्नी पर कोई साया है। एक रात जब अनुपम की नींद खोली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी बाहर बगीचे में निकल गई है और वो नीचे बैठकर किसी से अजीब भाषा में बातें कर रही है। कभी वह जमीन पर लौटने लगती, कभी अपने नाखून से जमीन को कुरेदने लगती। अनुपम ने जब उसे टोका तो उसने पहली बार अनुपम पर हमला कर दिया और किसी जानवर की तरह उसके शरीर को नोचने लगी। अनुपम ने किसी तरह उसकी गिरफ्त से खुद को छुड़ाया। कुछ देर बाद श्रेया खुद ब खुद शांत हो गई। अगले दिन अनुपम ने अपने ऑफिस के सबसे अच्छे दोस्त कुणाल को सारी बातें बताई। कुणाल ने उसे एक पहुंचे हुए अघोरी का पता बताया। उसने ये भी बताया कि वो अघोरी शमशान में ही रहता है और रात को ही उससे मिला जा सकता है क्योंकि दिन में वो कहाँ जाता है इसका पता किसी को नहीं। अनुपम ने तय कर लिया कि उसे क्या करना है। वो श्रेया को लेकर अगले दिन उसी अघोरी बाबा के पास पहुंचा और उन्हें सारी बातें बताई। अघोरी ने श्रेया को घूरते हुए देखा। श्रेया भी अघोरी को घूरने लगी। फिर अघोरी ने अनुपम के कान में कुछ कहा। अनुपम वहां से उठकर चला गया। जब वो आया तो उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। अघोरी ने शराब की बोतल वहां रखे एक पत्थर पर दे मारी। पूरी की पूरी शराब जमीन पर गिर गई। उसके बाद अघोरी ने उस बोतल के टुकड़े से जमीन पर एक घेरा बनाया। उसने अनुपम को एक सिक्का उस घेरे के बीच में रखने को कहा। उसके बाद अघोरी कुछ मंत्र पढ़ने लगा। पल में ही उस सिक्के से खून निकलने लगा। जैसे जैसे उस सिक्के से खून निकल रहा था, श्रेया के शरीर में भी ऐंठन होने लगी। वह जमीन पर लौटने लगी। अघोरी ने सिक्के को उठाकर दूर जलती हुई चिता पर फेंक दिया। श्रेया बेहोश हो गई। तुम्हारी पत्नी पर किसी ने काला जादू किया है। ये काले जादू की गिरफ्त में है। अगर ज्यादा दिन तक ये इस तरह रही तो मर जाएगी। अनुपम अघोरी की बात को गौर से सुन रहा था, लेकिन उसके बाद अघोरी ने जो बताया उसे सुनकर अनुपम को बहुत गुस्सा आया। श्रेया पर काला जादू उसके पापा और ताऊ एक अघोरी के जरिए कर रहे हैं और इस काम में उनकी मदद कर रही है श्रेया की बुआ। कहने को उसने तुम लोगों की मदद की, लेकिन कोई भी तुम्हारे साथ श्रेया की शादी से खुश नहीं है। अनुपम मन ही मन सोचने लगा, क्या दुनिया है ये। औलाद से ज्यादा लोगों को अपनी जात, अपनी बिरादरी की फिक्र है। श्रेया के पिता द्वारा किया जा रहा काला जादू कट सकता है, लेकिन इसमें किसी ना किसी की जान जरूर जाएगी। वो जान किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी या उसके परिवार में से किसी की भी, जो भी इस जादू में शरीक है। अनुपम ने मौन सहमति दे दी। अघोरी अपनी पूजा में लग गया। कुछ दिनों बाद श्रेया फूट फूट कर रोई जा रही थी। उसके सामने सफेद कपड़ों में लिपटी लाश पड़ी थी। अगरबत्ती का धुआं ऊपर की ओर उठ रहा था। क्यों छोड़कर चले गए मुझे? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी? किसको अपना पापा कहकर बुलाऊंगी? किसको?